तो हेलो एवरीवन गाइज, ये पार्ट 4 है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल का चैप्टर 3 क्लास 9th। इससे पहले आप लोग ना फर्स्ट पार्ट में आपने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था। सेकंड पार्ट में मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था आपको। थर्ड पार्ट में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था और काफ़ी डिटेल से समझाने की कोशिश की मैंने उसके अंदर, क्योंकि एटॉमिक मास वगैरह ऐसी चीज़ें अभी आई नहीं है, वो चैप्टर में फर्दर डिस्कस करेंगे हम। बट स्टिल वो रेशियोज कैसे बन रहे हैं, क्या कहाँ से आ रहे हैं वो रेशियो, 1:8 जो था, 14:3 था अमोनिया का, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें समझाई। अब क्या है नेक्स्ट जो चैलेंज था ना साइंटिस्ट के लिए कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये जो बन गए थे, ये इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाना एक थोड़ा चैलेंज था थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसके बाद आए जॉन डेल्टन, ये अनदर साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड से थे ये, और इन्होंने क्या दिया, अपनी कुछ पोस्टुलेट्स दी, कुछ थ्योरी दी, 6 पोस्टुलेट्स दी, और उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि एटम्स क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, मतलब किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। हालांकि कुछ पोस्टुलेट जो थी उनकी फेल भी हुई, कुछ पोस्टुलेट्स ऐसी थी जो फेल हो गई थी, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि करके 6 पोस्टुलेट्स हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की, वो देखते हैं। तो पहली एटॉमिक थ्योरी मतलब डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की पहली पोस्टुलेट्स क्या है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। सारे के सारे जो मतलब मैटर है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, उनको क्या बोलते हैं हम, एटम बोलते हैं। अच्छा, मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना। जो फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने आपको समझाया था ना, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था उसके अंदर, ठीक है। और हुआ क्या था, ये एटम जो होगा यार, इसको ना हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एटम क्या है प्रॉपर्ली, मॉलिक्यूल क्या है, कैसे बनते हैं, मतलब थोड़ी बहुत वैलेंसी के बारे में भी बात करेंगे। तो किसी भी चीज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी, किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी, उसे क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट क्या, टाइनी पार्टिकल। बोल रहा ना कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि आप देख ही नहीं सकते अपनी आंखों से उनको, मतलब स्पेशल उसके लिए एक कंडीशंस बनानी पड़ेगी, प्रॉपर सर्कमस्टांसेस बनाने पड़ेंगे जिसमें आप एटम को देख पाओ, इतने छोटे होते हैं एटम, ठीक है। आगे देखो, तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ये थी उसकी इनकी पहली पोस्टुलेट्स, और ठीक भी है, ध्यान देना। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। वो देखो, ये वाली जो पोस्टुलेट है ना, अभी आगे जाकर थोड़ी सी इसको क्या बोलेंगे, रॉन्ग मानी जाएगी। रॉन्ग क्यों मानी जाएगी, सुनो, इसमें एक वर्ड आ रहा है एटम्स आर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है भैया, सबसे छोटी यूनिट जो है मैटर की, ध्यान देना, मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है, किसी भी मैटर की सबसे छोटी से छोटी चीज जो हो सकती है वो एटम हो सकती है। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई सबसे छोटी चीज एटम है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। मतलब एटम को अगर मैं आगे देखूं ना और डिवाइड करने की कोशिश, उसके अंदर झांक के देखूं तो कुछ नहीं, बस एटम ही लास्ट है। इसी वर्ड को उन्होंने क्या बोला, इंडिविजुअल बोला है। क्या बोला है, इंडिविजुअल। तो बोल रहे एटम्स आर इंडिविजुअल, और ये सब जानते हैं, तुम लोगों ने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। एटम के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ रखी हैं, वो कौन कौन सी, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, और तीसरा है बताओ क्या, न्यूट्रॉन। ये 3 चीजें पढ़ी हुई, ठीक है। और एक और चीज है क्या, न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो सब अभी आगे आएगा। बट देखो, ये बात तो क्या है, सरासर गलत हो जाती है उनकी आगे जाके, ये वाली पोस्टुलेट कि एटम्स आर इंडिविजुअल। भाई नहीं, एटम्स इंडिविजुअल नहीं है, एटम डिविजिबल है। इनके अंदर भी कुछ क्या है, पार्टिकल्स हैं, और उन्हीं पार्टिकल्स को, एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम्स आर इंडिविजुअल, ये गलत हो गई, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इंडिविजुअल ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल ना हो, एटम के अंदर 3 चीजें हैं, मैंने बताया कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आगे जाके assumption जो ना पोस्टुलेट जो गलत हो जाएगी बाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल पार्टिकल्स। अब देखो, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, किसके अंदर बताओ, मास के अंदर, केमिकल के अंदर। कि कोई भी एटम है ना, उसके जो मास होंगे, मैंने बताया ना एटम के मास को एटॉमिक मास बोला जाता है, जिससे मैंने आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझाया था, ठीक है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने रेशियो देखे थे ना कि भाई H2O के बारे में बनाया था 1:8। 1:8 रेशियो कहां से आया था, वो मैंने बताया था एटॉमिक मास को कंसीडर करके निकाल रखा है हमने। इन्होंने एक चीज बोल रखी है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, ठीक है। अगर कोई भी एटम है जो है ना, और मतलब कोई भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम है, वो क्या होगा, उसका मास आइडेंटिकल होगा। देखो ये एक पोस्टुलेट है थर्ड इनकी, बट ये भी ना समहाउ गलत थी, आगे जाके चीजें क्लियर होंगी। बट तुम्हें स्कूल में लिखने को आ जाए पोस्टुलेट्स, तो भैया ये याद करनी है सारी की सारी, यही लिख के आनी पड़ेंगी, क्योंकि हम इसको ऐसे समझते हुए चल रहे हैं चैप्टर को कि जो जो डिस्कवरी आती जा रही है बाय द टाइम, हम उस चीज को मानते जा रहे हैं, है ना, और उसके हिसाब से उसको समझते जा रहे हैं। बाद में चीजें गलत प्रूव होंगी या उनके अलावा कोई नए कंसेप्ट आ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे, तो उसको वहां समझ लेंगे। लेकिन अभी क्या होगा, एटम्स, अभी तो तुम्हें यही माननी है, ये याद ही करनी है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट,
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो उनके एटॉमिक मासेस भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये किसने कहा, डेल्टन जी ने कहा। ठीक है, अब क्या होगा, एटम जो होंगे ना, जो भी एटम है उनके एलिमेंट के जो मास होंगे, मतलब एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट देखो बाद में इसके बारे में भी क्या हुआ, डिस्कशन हुआ। क्या डिस्कशन हुआ कि भाई कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके अलग अलग मासेस भी एग्जिस्ट कर रहे थे। इन्होंने क्या बोला कि एटम, जो भी एटम होगा, मतलब एक ही एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। अरे भाई दो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, तो उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे। बट तब तक मैंने क्या बोला, पोस्टुलेट को अभी तक देखो, जब डिस्कवरी हुई उस टाइम के हिसाब से देखो तो चलो सही मान लिया। बाद में पता चला कि नहीं, दो डिफरेंट एलिमेंट के भी जो मास है वो सेम हो सकते हैं। दो डिफरेंट एलिमेंट के, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लें, किसका, कैल्शियम का ले लें, और एक आर्गन का एग्जांपल ले लें, कैल्शियम और आर्गन। ठीक है, आर्गन एक गैस होती है, कैल्शियम एक हमारा क्या मेटल है। इनके मासेस देखें ना, तो इनके मासेस दोनों के सेम होते हैं, 40-40 इनके होते हैं। बट अगर मैं इसके अलावा किसी और एलिमेंट की बात करूं तो मासेस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको ना एज इट इज समझने की कोशिश करो। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो ये हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा कि जो एटम्स होते हैं वो किसी एक स्मॉल किसमें कंबाइन करते हैं, स्मॉल रेशियो में कंबाइन करते हैं। किसमें कंबाइन करेंगे, स्मॉल रेशियो में। 1:8 था, नहीं था, है ना, 14:3, वो तो बाय मास था, है ना। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो ना, मैं H2O की बात करूं, H2O की, तो इसको हम मास के अलावा भी कैसे देख सकते हैं, क्या रेशियो आ रहा है इसका, हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं, ऑक्सीजन 1 आ रहा है, तो इसका रेशियो मैं 2:1 भी कह सकता हूं। ठीक है, 2:1 भी कह सकता हूं। ऐसी अमोनिया की बात करूं ना, NH3 की, तो क्या बन सकता है इसका रेशियो, अमोनिया के नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का 1 आ रहा है एटम, तो इसलिए लिख दिया 1। हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं, 3, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1:3। तो बोल रहा है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। एक स्मॉल क्या होता है, होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करते हैं, है ना, एक कंपाउंड बनाने की उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 की बात करें, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ, मैं इसको लिख देता हूं, काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर होते हैं यार, ऑब्वियसली बात है कि मतलब क्या है कि आप वाटर की बात करो तो वाटर का मॉलिक्यूल तुम कहीं भी देख लो, अगर वो वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसमें H2O ही रहने वाला है। मतलब जहां भी बनेगा H2O का मतलब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, कहीं पे भी देख लो। ठीक है, अमोनिया की बात कर लें तो क्या रहा है, NH3 रहने वाला है। ठीक है, CO2 की बात कर लो तो कार्बन 1 रहने वाला है, ऑक्सीजन 2। तो उनका जो रिलेटिव नंबर रहने वाला है ना, काइंड ऑफ एटम रहने वाले, वो क्या रहने वाले, हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाले। ठीक है, ये सिंपल सी 6 पोस्टुलेट्स हैं, 6 पोस्टुलेट्स हैं, और यहाँ तक ही आप देखो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एटम के बारे में पढ़ाऊंगा।